नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। वक्त हो गया है बड़ी बहस का, तो इस खास बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव के दूसरे चरण के रण की। दरअसल निकाय चुनाव के दूसरे चरण का कल मतदान होना है। 9 मंडल के 38 जिलों में बनाए गए बूथों पर मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल हों, विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस हो, हर राजनीतिक दल के लिए संगठन के लिहाज से निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। सभी दल अपने अपने हिसाब से जोर भी खूब लगा रहे हैं, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव अलग ही महत्व रखता है। अकेले सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी निकाय चुनाव में दम भर रही है। 2017 के विधानसभा चुनावों से लेकर यूपी में हुए अब तक के हर चुनाव पर नजर डालें तो योगी आदित्यनाथ की छवि मजबूत जरूर होती गई है। 2017 में योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनकी अगुवाई में बीजेपी ने पहला चुनाव नगर निकाय का ही लड़ा था। उस चुनाव में बीजेपी ने 16 नगर निगमों में से 14 पर जीत हासिल की थी। यही नहीं, 70 नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायतों में 100 सीटों पर जीत के साथ अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। इस साल निकाय चुनाव में सीएम योगी ने महज 13 दिनों में 50 रैलियां की हैं। पहले चरण में सीएम योगी ने 7 दिनों में 28 रैलियां की, तो दूसरे चरण में 22 स्थानों पर रैलियां की हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने मिलकर करीब 150 रैलियों को संबोधित किया, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महज गिने चुने जिलों में ही रैलियां की। और बसपा प्रमुख मायावती ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ट्वीट कर वोट की अपील की है। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण कल होना है, जिसको लेकर पूरी ताकत भी राजनीतिक दलों ने झोंकी है। अब ये जनता को तय करना है कि चुनना किसको है, क्योंकि 13 तारीख को नतीजा भी आ जाएगा। 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे की बारी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो खुद उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार रैलियों को संबोधित करते हुए नजर भी आए। अपनी योजनाओं के जरिए जनता का ध्यान खींचने की कोशिश भी की और तमाम सारे वादे दावे भी बीजेपी की ओर से किए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी रैलियों को संबोधित किया है, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, उनके नाम पर तमाम रैलियों को संबोधित किया बीजेपी के नेताओं ने। इसके बाद बसपा ने उतना ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई, जबकि ट्विटर पर ही मायावती एक्टिव नजर आई हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी रैलियों के जरिए प्रत्याशियों की जीत का दावा करती रही है, इसके साथ ही जनता से भी अपील करती रही है। लेकिन सेकेंड फेज में क्या रुझान जनता का होगा, ये देखना अहम, क्योंकि फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो ज्यादा खास वोटिंग नहीं हुई, लेकिन दूसरे चरण में जनता का रुख कैसा रहता है ये देखेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। रमाकांत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जेपी पांडे हैं। जेपी पांडे जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। सेकेंड फेज का कल मतदान है, किस तरह की तैयारी सभी दलों की? देखिए, कल बहुत बड़ा दिन है निकाय चुनाव की अगर हम बात करें, क्योंकि कल दूसरे चरण का ये अंतिम बार ये वोटिंग होना है। और ये वोटिंग होने के बाद सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी उन जिलों में जहां पर ये चुनाव होना, लगभग 38 ऐसे जिले हैं सेकंड फेज में, और ये शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और बड़ी बात यह है कि इस चुनाव को इस बार इस तरह से लड़ा गया है कि अगर हम खासतौर से भाजपा की बात करें, लग ही नहीं रहा था कि ये कोई विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है। जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं, खुद 50 रैलियां हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, साथ ही उप मुख्यमंत्री ने भी 50-50 रैलियों किया है, और जो प्रदेश अध्यक्ष है इनके भूपेंद्र जी,
उन्होंने भी किया है। तो कहीं न कहीं जो प्रचार प्रसार में और दौरों में कोई कमी नहीं रही है, ताबड़तोड़ रैलियां हुई हैं और मुकाबले में जैसे मुख्य विपक्ष है समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने कुछ मेहनत करने की कोशिश की, कई कई जगह पे गए, कई जिलों का दौरा किया, खुद लखनऊ में वो मेट्रो से अपने मेयर के लिए उन्होंने प्रचार किया है। और कोई दिक्कत वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे दलों में कांग्रेस और बसपा, तो ये पूरी तरह से सीन से गायब रहे। इनके इस मेहनत से कहा जा सकता है कि कोई भी अच्छा इनका असर नहीं रहेगा, चुनाव में जो परिणाम आएगा वो बिल्कुल भी ये बीएसपी और ये कांग्रेस इनके एकदम विपरीत नहीं आएगा। ठीक है, आप राघवेंद्र हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटेंगे। रमाकांत मिश्रा जी, रैलियां तो ताबड़तोड़ बीजेपी ने की हैं, रिजल्ट कितना मिलेगा ये देखेंगे हम 13 तारीख को, मगर जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ तब वोटिंग उतनी ज्यादा खास नहीं हो पाई है। सेकंड फेज को लेकर आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं जनता से? देखिए पराग जी, निश्चित तौर पर जो जनता से अपेक्षा है और जनता की हमसे जो अपेक्षा है, हम उस पर हमेशा से ही खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हम बड़े ही संजीदा तरीके से लड़ते हैं उस चीज को और जनता के समक्ष में उनकी बातों को प्रखरता से रखते हैं। हमने देखा है जो कि किस तरह से निकाय चुनाव में आज हमने देखा जो पिछला जो 2017 का जो परिणाम है वो हम सबके सामने में है और निश्चित तौर पर ये संगठन की मेहनत ही है। जो संगठन का मेहनत बिल्कुल काम आता है, चाहे जमीनी स्तर से हो चाहे ऊपरी स्तर तक। हमने देखा चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमने देखा जिस तरह से विधानसभा का चुनाव आज आपने कर्नाटक के अंदर में देखा है जो कि कल प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे 500 से ऊपर व्यक्तियों से मिले हैं और मुझे लगता है जो कर्नाटक विधानसभा में ऐसे अनेक ऐसे व्यक्ति थे जो पद्मश्री के भी अवार्डी थे, उन सब से भी मुलाकात हुई है, सबसे मुलाकात हुई है। तो हम कहते हैं जो कि एक छोटा सा कार्यकर्ता और माननीय प्रधानमंत्री जी तक का जो भी है बड़े ही संजीदगी तरीके से जनता की बातों को रखते हैं और जनता की बातों को उठाने का प्रयास करते हैं। निकाय चुनाव में 2017 में हमने परिणाम देखा था, ये सबकी मेहनत ही है और जनता का आशीर्वाद मुझे लगता है फिर इस बार भी 2023 के अंदर में हमें फिर मिलेगा। और निश्चित तौर पर अब हम देखेंगे जो कि चाहे निकाय चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, संगठन की मजबूती ही सबसे ज्यादा अहम रखती है और उसकी जो जड़ में माननीय योगी जी ने भी देखा, आपने चीफ ने उप मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने भी देखा जो किस तरह से, तो हर एक नेता अपने काम के बड़े ही तरीके से करते हैं और जनता की बातों को बिल्कुल प्रखरता से उठाते हैं। जी पराग। जेपी पांडे जी, सक्रियता उतनी ज्यादा नहीं दिखाई है अखिलेश जी ने। अखिलेश जी की सक्रियता अब आपको दिख नहीं रही है, लेकिन हमारे बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं सर कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा कुछ खास तवज्जो जनता नहीं दे रही है। अब तवज्जो किस आधार पे नहीं दे रही है ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि नगर की जो परिभाषा होती है उसमें केवल महानगर पालिका नहीं आती है। कोई भी आबादी का समूह जिसका 2/3 हिस्सा नॉन एग्रीकल्चर वर्क करता है और उसे अगर मान्यता है नगर पंचायत म्यूनिसिपालिटी किसी स्तर की, तो वो नगर है। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे बड़ी संख्या है कस्बों की, नगर पंचायतों की और आबादी भी ज्यादा, और कुल कलेक्टिव आंकड़ा देखेंगे तो ये हमसे बहुत पीछे रहते हैं नगर पंचायत स्तर पे। महानगर पालिका की ये राजनीति इसलिए करते रहे हैं कि ये व्यापारी जमींदारों की पार्टी जनसंघ के दौर से रही है, इनको गांव गरीब किसान से लेना देना नहीं रहा है। और अभी बड़ा आश्चर्य, हमारे मित्र जो बैठे थे भाजपा के प्रवक्ता, ये आप नगर निकाय की बात कर रहे थे, कर्नाटक की बात कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी का ये है कि उनका कोई स्पीच सुन लीजिए, स्थानीय निकाय के मुद्दों के बजाय जब से मुख्यमंत्री जी आए हैं वेलफेयर स्टेट को खत्म करके माफिया स्टेट में कन्वर्ट कर दिए हैं और उनकी भाषा मिट्टी में मिला देंगे, तमंचा और कट्टा फिर भाला, गर्मी ठंडा कर देंगे। अब इसे अगर आप गिरोह के सरगने की भाषा नहीं तो क्या आप माननीय मुख्यमंत्री या किसी संत की भाषा कहेंगे? तो वास्तविकता यह है कि क्यों चलते हैं मुख्यमंत्री जी उड़न खटोलवा से, जानते हैं? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की रिपोर्ट आई है, नवभारत टाइम्स में पब्लिश है। 425 से अधिक हमारे सफाई कर्मी उत्तर प्रदेश में बेचारे सीढ़ी के सहारे मेनहोल में घुसते हैं, बाल्टी कमर में बांधे हुए, उनकी मौत हो चुकी है। और एक मशीन की कीमत 15 लाख है।
जितना में मुख्यमंत्री जी उड़न खटोलवा से पूरी यात्रा किए हैं, 425 हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाइयों की जान बचाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री जी इसलिए भी अपनी सड़क पे नहीं चलते कि उनकी किताबों में, फाइलों में तो सड़क एकदम बढ़िया है, पेरिस की सड़क है, लेकिन इतने गड्ढे हैं कि वहां जाएंगे तो उनको हेलमेट पहन के गाड़ी में बैठना पड़ेगा। और वास्तविकता यह है कि राम राज्य में जो इन्हीं का आंकड़ा है, 2017 से 22 में 12,000 करोड़ से जो शराब का आबकारी टैक्स आया 45,000, मतलब राम राज्य में 4 गुना दारू बेची गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बूचड़ खाने सक्रिय है। तो वास्तविकता है ये, तो जनता पूछेगी। हमारी माताओं बहनों को गलियों गलियों में जो दारू की दुकानें हैं उससे 2-4 होना पड़ता है। तो ये ऐसी मतलब सरकार है जो स्थानीय निकाय में, अगर सीवर की ये दशा, सफाई का आप देख लीजिए, लखनऊ में इन्होंने चीन की कंपनी इको ग्रीन को दे दिया ठेका। जब भ्रष्टाचार ये है कि यहीं सीवरी प्लांट है, एक नया कूड़े का पहाड़ बन रहा है। तो किसी भी स्तर पे, चाहे आप गली की सफाई हो, शहर की सड़क हो, सीवर चौक हुआ है, बजबजाती हुई नालियां, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है, फ्लाईओवर कलकत्ता का ले आके कट पेस्ट कर लेंगे। तो इन समस्याओं को ओवरलैप करने के लिए उड़न खटोलवा पे उड़ रहे हैं। और जनता दिल्ली महानगर पालिका के बाद शिमला का लेटेस्ट चुनाव हुआ है, इनकी इस बार विदाई कर देगी, क्योंकि शहर की जागरूक जनता डेमोक्रेसी भी बचाना चाहती है। और जंतर मंतर भी तो हमारी बहनें बैठी हैं, उनके हक में भी आधी आबादी मतलब मतदान करेगी। इस बार भाजपा विदा हो जाएगी। चलिए रमाकांत मिश्रा जी, अब जवाब दीजिए। एक तो आप महानगरों में ज्यादा फोकस रखते हैं और जो ग्रामीण अंचल हैं, नगर पंचायतें हैं, वहां पर आप लोगों का फोकस नहीं है। और दूसरा, लगातार हम चूंकि रोजाना चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर, भ्रष्टाचार का आरोप बड़ा जोर शोर से आपके विपक्षी दल आपके ऊपर लगा रहे हैं। निगमों के अंदर किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है, आप सड़कों के बढ़िया होने की बात करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सड़कों पर इसलिए नहीं चलते क्योंकि गड्ढे हैं। पराग जी देखिए, यहाँ पर पांडे साहब अभी कह रहे थे हमारे मित्र, मैं कहता हूँ इनको वास्तविकता से बिल्कुल कोई परिचय नहीं है। और जनता की जो आवाज है, जनता की आवाज को भी अपनी बात, उसने जनता की आवाज को अपनी बात वहां पर रख करके ये जनता के मूड को, जनता के आशीर्वाद की अवहेलना करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जनता अगर ऐसा होती, मुझे लगता है 2017 के अंदर में जब निकाय चुनाव हुआ था, उस समय में जो जनता ने आशीर्वाद दिया था, आज अगर खड़े हैं 2023 के अंदर में, तो ये अगर आप देखेंगे, जो कि खास करके जब अभी मैंने कर्नाटक विधानसभा का भी जिक्र कर लिया था, हमने लोकसभा का भी जिक्र किया था, हमने निकाय चुनाव का भी जिक्र किया, तो ये कह रहे हैं जो कि निकाय चुनाव के ऊपर में प्रश्न पूछने के से और ये विधानसभा पर चले जाते हैं। पांडे साहब, आप एक चीज को समझिए, जो कि हमारे लिए निकाय, विधानसभा और लोकसभा, हम जनता की बातों को बड़े ही प्रखरता से उठाते हैं। आप ये नहीं समझे, हाँ मुद्दे जरूर छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार, आप समस्या हल करिए, मुद्दा उठाने नहीं बैठे। नहीं, मुद्दा नहीं समझे आप। जनता की जो चीजें होती है। जेपी पांडे जी, एक मिनट सर प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा रुकिए, बात कंप्लीट कर ले एक बार। जो आवाजें हैं, और जनता की आवाजों को 2017 से पहले नहीं सुना जाता था। आज हम 2017 के 2014 पहले भारत ही कहाँ आजाद था? आप एक चीज बताइए, कितने ऐसे गड्ढे हैं? नहीं, एक चीज बताइए, आप तो बड़े ही करने के बाद इंटरमीडिएट पढ़े हैं आप, लग रहा। जेपी पांडे साहब, मैं कह रहा हूँ, आप बड़े ही संजीदगी से आप इस चीज को यहाँ पर तो चैनल पर उठा रहे हैं। मैंने कहा जो कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर गड्ढा था और आपने इसकी शिकायत करी? मुझे अरे कहाँ बेटियां बैठी हैं मादरे हिंद की, FIR को लिखवाए नहीं, आप पुलिस भेज के अत्याचार कर रहे हैं, आप सरकारी संस्था। चलिए ठीक है, चलिए अब पांडे जी, आप भी तो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए। जब मिश्रा जी कर्नाटक की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि विधानसभा पर पहुंच गए हैं। मैं राघवेंद्र का एक बार रुख करना चाहूंगा। राघवेंद्र, हम देख रहे हैं कि चुनाव तो निकाय का है, लेकिन बात हो रही है प्रदेश स्तर के मुद्दों पर या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर। अभी जनता का रुख किधर आपने देखा? चूंकि आप तो लगातार लोगों के संपर्क में भी रहते हैं, लगातार प्रोग्राम अलग अलग जगह पर जाकर आप कर भी रहे हैं, तो जनता का रुख क्या उन्हीं मुद्दों पर है या स्थानीय मुद्दों पर फोकस जनता कर रही है और उसी हिसाब से वोट कर रही है? राघवेंद्र, देखिए, जनता जो होती है वो निश्चित तौर से समझती है, क्योंकि जनता जब अपना मत देती है ना, तो आप देखते हैं कि तीनों जो विधाएं हैं उसमें अलग अलग मत प्रतिशत होता है। चाहे निकाय चुनाव का अलग मत प्रतिशत होता है, वहीं विधानसभा का अलग मत प्रतिशत होता है और लोकसभा का अलग होता है। ये कहना कि जनता को समझ नहीं है, मुद्दों की समझ नहीं है, तो ये गलत है। जनता सब समझती है, यही जनता आपको जमीन पर पहुंचाती है, यही जनता आपको आसमान पर पहुंचाती है।
दूसरा, जनता भी ये सोचती है कि नेता लोग बहुत कम हमारे पास आते हैं, चुनाव के ही बहाने सही कम से कम हमसे मिले तो, हमसे अपनी बात तो करें, हमसे आंख तो मिलाएं, हमसे कम से कम वो एक मतलब बातचीत तो करके जाएं और एक वादा करके जाएं कि क्या किया क्या नहीं, तब तो आगे चल के हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। बहुत सारे दल ऐसे हैं जो जनता से मिलना ही नहीं चाहते। थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा, मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें, इतनी पुरानी कांग्रेस, आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इनके जो बड़े नेता है कर्नाटक में चुनाव कर रहे हैं, लेकिन यूपी में एक भी रैली, एक भी सभा को संबोधित करने नहीं है, जबकि प्रियंका गांधी प्रभारी है उत्तर प्रदेश की। मैं बात बीएसपी की कर रहा हूं। मायावती ने एक भी सार्वजनिक सभा इस पूरे चुनाव में नहीं किया, जबकि कर्नाटक में उन्होंने रैलियों को संबोधित किया। वहीं अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां कर ही रहे, साथ में कर्नाटका में भी गए, वो चुनाव प्रचार करके आए। और हम अगर सपा की बात करें तो सपा में भी प्रचार हुआ है। औरों के मुकाबले, बीएसपी के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले अखिलेश यादव निकले, रामगोपाल यादव निकले, शिवपाल सिंह यादव निकले, स्वामी प्रसाद मौर्य निकले और भी इनके कई बड़े बड़े नेता पब्लिक में निकले हैं। लेकिन इन सब के मुकाबले अगर हम भारतीय जनता पार्टी को कहेंगे तो ये जनता तक पहुंचे हैं, दरवाजे तक पहुंचे। आप सोचिए कि इनके सारे केंद्रीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश संबंध रखते हैं वह भी दरवाजे दरवाजे जाके वोट मांगे, चाहे बीएल वर्मा की बात करें, चाहे संजू बालियान की बात करें, चाहे स्मृति ईरानी की बात करें, चाहे महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, ये सब केंद्रीय मंत्री हैं। यह भी इस चुनाव में लगे रहे। साथ ही इनके जो और भी जो विधायक है, जो मंत्री है, वो बड़े बड़े नेता लगातार दौड़, बता रहे 50 हेलीकॉप्टर के द्वारा सभाएं की गई है। 50 में मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो तमाम ऐसे लोगों ने जो किया है। तो रिजल्ट, मेहनत भी कोई बात होती है। जब आप अपनी बातों को जनता तक बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, आगे हम ये करेंगे, जनता उसको समझती है, मौका देती है। जब आप जनता तक पहुंचेंगे ही नहीं, मैं किसी पे कोई विशेष एक दल पे टारगेट करके कोई बात अपनी नहीं रख रहा हूं, मैं एक वोटर की बात रख रहा हूं। जब आप जनता तक रूबरू नहीं होंगे, उसके तक पहुंचेंगे नहीं, उसको कुछ कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कैसे आपके प्रति जाएगी? अब बताइए, कोई बीएसपी अगर दावा करे कि मेरी सरकार नहीं बनी और ईवीएम में घोटाला हो गया, कैसे आप मानेंगे? कितनी रैलियों को संबोधित किया मायावती ने? जब अभी प्रियंका गांधी ट्वीट करके कहेंगी कि एक भी मेयर नहीं बना और बेमानी हो गई, तो कैसे कोई मानेगा? क्या प्रियंका गांधी गई किसी के दरवाजे पर चुनाव में? भाई क्यों आप वोट ही जब जनता ही मालिक है, जनता ही जब आपको सरकार और सत्ता में लाती है, तो जनता के पास आप क्यों नहीं जाएंगे? क्या जनता आपकी गुलाम है या किसी की गुलाम है? क्या जनता, क्या जनता ने, जनता को आपने क्या लोन दिया है? क्या पर्सनल पैसा दिया है क्या कि बिना जाए, बिना उससे निवेदन किए, बिना उससे रिक्वेस्ट किए क्या आप उससे वोट ले सकते हैं? क्यों लेंगे भाई? बिल्कुल राघवेंद्र, लेकिन देखिए इस पर सवाल ये भी है ना कि अब अभी यही सवाल हम जेपी पांडे जी से अगर पूछें तो वो कहेंगे कि बीजेपी की ऐसी स्थिति हो गई है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों को दरवाजे पर जाना पड़ रहा है राघवेंद्र। लेकिन उसका रिजल्ट जी, मैं जो एज ए जर्नलिस्ट एक बात आपको कह रहा हूं, अभी तक क्या ना, लोग जनता को, नेता लोग समझते थे कि बस एक बहाना है, वोटिंग का दिन आएगा, जनता वोट कर देगी, हम राजा बन के बैठेंगे। आप समझिए कि वास्तव में ये पब्लिक ही मालिक है। पब्लिक मालिक है तो पब्लिक के पास आपको जाना पड़ेगा, भाई, भीख मांगनी पड़ेगी वोट के लिए। जनता, पांडे जी बात नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम जॉब है राजनीति करना। ये समझिए आप लोग, ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। जेपी पांडे जी, अब बताइए सर, अब आप कह तो देंगे कि केंद्रीय मंत्री भी उतर रहे हैं, लेकिन पक्ष में तो जनता जा रही है ना, फिर उसी पार्टी के जो लगातार उनसे संपर्क में है, और उसके नतीजे हमने देखे भी हैं। देखिए राघवेंद्र जी निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अगर डेमोक्रेसी में नेता का जनता से संवाद नहीं होगा तो जाहिर बात है कि इसका कोई मतलब नहीं बचता है। लेकिन हकीकत ये है मित्र कि अगर ये लखनऊ से जुड़े भी हैं राघवेंद्र जी, इनसे पूछ लीजिएगा तो जितने मंत्रालय हैं, किसी मंत्री के यहाँ आप 10 फरियादी नहीं पाएंगे। ये सरकार ऐसे चल रही है कि मंत्री बेचारे का कोई दोष नहीं, विधायक बचा ही नहीं है। अगर मंत्री फरियादी को कुछ एप्लीकेशन पे लिख भी देता, फोन भी कर देता है, तो नौकरशाही इतनी स्वच्छंद हो गई है बाबा के आदेश निर्देश और संरक्षण से कि कुछ करती ही नहीं। कहाँ गए फरियादी? तो वास्तविकता ये है
कि इनके मंत्री उतरे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये इसलिए भी उतरे हैं कि जनता से इनका एकदम कटअफ है। मैं बता रहा हूं कि हमारा नेता अगर जाएगा तो 100 पार्षदों को नाम से बुलाता है, बाबा जी विधायकों को ही नहीं जानते। राघवेंद्र ने वही तो कहा कि नेता जा क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने सभी पार्टियों को उदाहरण दिया, वो सिर्फ आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे थे। उन्होंने बसपा का भी जिक्र किया, कांग्रेस का भी किया, आप लोगों का भी किया, वो सभी की कह रहे हैं। असल में बात तो वही है सर। और हम भी समस्या देखिए, स्थानीय निकाय का चुनाव है, स्मृति ईरानी जी आएंगी और अगर प्रोटोकॉल को छोड़ दीजिए तो उन्हें मालूम ही नहीं कौन पार्षद लड़ रहा है, यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है। सर जा तो रहे हैं ना कम से कम, अपनी जा तो रहे हैं ना सर जनता के बीच में। अपनी समस्या देखिए। सवाल तो असल में वही था राघवेंद्र का कि नेता जनता से संवाद क्यों नहीं करेंगे। भले कितने बड़े स्तर के नेता हों, लेकिन जाना तो चाहिए ना सर। एटलीस्ट जनता ही तो वोट कर रही है। वोट कौन कर रहा है? जनता ही तो कर रही है ना। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है कारपोरेट वाली, गुजरात के नेतृत्व में जो चल रही है, ये जब से आई है कार्यकर्ताओं का प्रवेश ही उनके प्रदेश कार्यालय में वर्जित रहा। चलिए मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, ये तो लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। ठीक है, अरे कम से कम अपनी समस्याओं को देखिए, आप अपनी पार्टी की समस्याओं को देखिए, हमारी समस्या छोड़िए। आप अरे सरकार आपकी है, आप पाखंडी आदमी है। आप लोग कलकत्ता का फ्लाईओवर ले आके कटपेश कर लेते हैं, कहते हैं जनता का जाम नहीं है। आप सड़क पे उतरिए ना, आप सड़क पे उतरिए मिश्रा जी, तो पता चलेगा जाम के एक भी नगर हमारा नहीं बताइए। अब देखिए वही वाली बात हो गई, एक मिनट सर, एक मिनट, वही वाली बात हो गई ना। जेपी पांडे जी, राघवेंद्र अभी क्या कहा कि आप जनता से संपर्क करेंगे नहीं, आपसे मतलब नेताओं से मेरा है। अगर जनता से संपर्क नहीं करेंगे उसकी बात कहेंगे भ्रष्टाचार हो गया, हमारी सरकार नहीं बनी, हमें मौका नहीं दिया, तो कैसे होगा सर? पॉलिटिकल टूरिज्म और डायलॉग में अंतर होता है मित्र। चलिए बार बार कह रहा हूँ, सेंट्रल मिनिस्टर अगर आता है दूसरे एक कस्बे में एक रैली करके चला जाता, उसे पॉलिटिकल डायलॉग नहीं कहा जाएगा स्थानीय निकाय का। अच्छा आप मेरे को बताइए सर, आप मुझे बताइए समाजवादी पार्टी के प्रचार का तरीका निकाय चुनाव में क्या है? देश का संसाधन सर समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार का तरीका क्या है फिर निकाय में? एक वाल्मीकि भाई की जान बचा ली जाती। केरल की स्टोरी देखेंगे, केरल में एक वाल्मीकि नहीं मरता। ये एक जिला अस्पताल पे कितने वहां बेड है, यहाँ 13 बेड है। कितनी शिक्षा व्यवस्था यहाँ की खराब है, उसकी नकल कर लीजिए, आज वो नंबर 1 की स्थिति पे है। तो आप केवल खिदका परस्ती और नफरत का वातावरण बनाएंगे यहाँ से। चलिए बहुत जल्दी से मिश्रा जी आप रखिए बात, फिर मैं राघवेंद्र आपके पास आऊंगा। देखिए ऐसा है, पांडे साहब अभी पता नहीं कौन से अभी दुनिया में जी रहे हैं। मुझे लगता है केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई भी छोटा सा कार्यकर्ता भी हो, जनता के सामने आपको जाना चाहिए, जनता की बातों को रखना चाहिए। हमको जनता नहीं रहते हैं। पांडे जी एक मिनट सर प्लीज, थोड़ा सा रुकिए। ट्विटर पर करने से काम चलेगा क्या? ट्रेंड आप कराते हैं, कैसे प्रवक्ता इनको मालूम ही नहीं है। ट्विटर ट्रेंड कराने का पैसा आप दे, ऑडियो वायरल भेज दीजिए इंडिया टीवी को। 2017 के बाद ट्रेंड कराने का। चलिए बहुत जल्दी से राघवेंद्र आपके पास में आ रहा हूँ। ठीक है सर प्लीज थोड़ा सा आप लोग रुकिए, थोड़ा सा रुकिए। देखिए राघवेंद्र ने जो सवाल उठाए उन्हीं सवालों पर हम फिर से जा रहे हैं। राघवेंद्र आपने जो कहा असल में उस बात को जेपी पांडे जी ने स्वीकार कर लिया। वो कह तो रहे हैं कि अगर जा भी रहे हैं नेता तो फिर पैसा खर्च हो रहा है और उस पैसे से ना जाने कितना काम कर देंगे। ये वही वाली चीजें क्या है जो आपके सवालों में थी, वही आपने देखा कि जी राघवेंद्र उनका तर्क हो सकता है, मैं किसी के तर्क पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये संभव भी नहीं कि एक मुख्यमंत्री रोड से कितनी जगह जाएगा। पता लगा एक ही जिले के यात्रा में एक दिन चला गया। अगर उनको ज्यादा से ज्यादा जगहों पे जाना है, एक दिन में 4 से 5 सभाएं अलग अलग जिलों में करनी है, तो आपको कहीं न कहीं हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। बड़े नेताओं के साथ ऐसा ही होता है। लोकसभा में जब कंबाइंड था तो क्या मायावती अखिलेश यादव एक ही हेलीकॉप्टर में अलग अलग हेलीकॉप्टर से आते थे, 8-10 जगहों पे जाते थे, तो इसी तरह से उसको पूरा किया जाता है। देखिए मैं एक बात और आपको बता रहा हूं कि जनता के पास जाने के फायदे क्या हैं। जब किसी व्यक्ति को ब्रेन वॉश करके सोचिए कि सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है, केवल समझाने से ही तो होता है ना। अब चाहे जो उसको समझाया जाए, वो आदमी अपने जीवन को भी खत्म करता है, 50 आदमी को और मारता है सिर्फ समझाने से। और ऐसे ही लोग जब किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं बच्चे जो अपने कैरियर के लिए, तो अध्यापक उनको समझाता है, बड़ी से बड़ी वो फाइट, बड़े से बड़े अपने एग्जाम को फाइट कर जाते हैं और उसको सुन के आते हैं। कहीं न कहीं समझाने का एक असर होता है। अगर मैक्सिमम नेता अपने दल की बातों को, अपने कामों को, अपने सिद्धांतों को जनता को बताएंगे, समझाएंगे, चाहे किसी प्रोसेस समझाएं,
तो उसका फर्क पड़ता है भाई, असर पड़ता है। ये चीज आप समझिए ना, इसीलिए ठीक है। ये लोकतंत्र की ताकत है। लोकतंत्र में जनता का मालिक है। जितना जल्दी ये लोग समझेंगे, बड़े से बड़े नेता जो गुमान होते, आखिर बड़ा नेता कौन बनाया है? इसकी जनता ने ही तो आपको बड़ा नेता बनाया है ना, कि कई बार का मुख्यमंत्री, कई बार का मंत्री, कई बार का विधायक, ये अपने घर से जीत गए हैं। ये जनता मालिक होती, जिस दिन ये समझ जाएंगे जनता हमारी भगवान है, जनता मालिक है, और उसके दरवाजे पहुंचना है, सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल, बहुत जल्दी से पांडे जी आखिरी रिएक्शन अपना दे दीजिए, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में। अब कल के होने वाले मतदान को लेकर क्या उम्मीद समाजवादी पार्टी को है? देखिए, ये बात इन्होंने अच्छी कही है, और समाजवादी पार्टी का चाहे जनप्रतिनिधि हो या जिलाध्यक्ष हो, जनता के बीच में ही रहता है। जनता की लड़ाई लड़के ही हम आए हैं, किसी रियासत की या किसी वैचारिक विमर्श से हम पैदा नहीं हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि जनता की ये जो चुनाव अगले चरण का होना है, उसमें जिस तरह से दिल्ली महानगर के प्रबुद्ध लोगों ने नगर से इनकी विदाई करके एक साझी विरासत, साझी शहादत से जो हमारा अमन चैन का समाज था, उसको नफरत के द्वारा भाजपा जिस तरह खंडित करने की कुचेष्टा कर रही, उसको खारिज किया है। आगे के परिणाम में भी इस सांप्रदायिक ताकत को सूबे से खत्म कर देगी जनता। चलिए मिश्रा जी, क्या अपील जनता से करेंगे वोटिंग को लेकर आप? निश्चित तौर पर मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि कल बिल्कुल निकलें, समय से निकलें और अपना अपना वोट कास्ट करें। और निश्चित तौर पर विकास के लिए ऐसे सभी मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हों, चाहे आप माफियाओं से जो त्रस्त पहले 2017 से पहले था, वो सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए आप जरूर वोट करें। मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद बिल्कुल मिलेगा, ऐसी अपेक्षा करता हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राघवेंद्र आपका शुक्रिया, पांडे जी आपका शुक्रिया, मिश्रा जी आपका शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हम भी इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि कल वोटिंग के दिन आप जरूर अपने घर से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें, और एक स्वस्थ लोकतंत्र, चूंकि हम चुनाव को कहते हैं, अगर हम चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो इसको स्वस्थ लोकतंत्र माना जाता है। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम स्वस्थ लोकतंत्र मानते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर करें। फिलहाल नमस्कार।